नमस्कार। वैदिक ज्योतिष में कुंडली आखिर ये बनती कैसे है? क्या ये सिर्फ कुछ लकीरों और सिंबल्स का खेल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे ना एक बहुत ही गहरी, एक सिस्टमैटिक और मैथमेटिकल प्रोसेस होती है। तो आज हम क्या करेंगे? इग्नू के एक बहुत ही डिटेल्ड एकेडमिक गाइड को बेस बनाकर कुंडली बनाने की इसी प्रोसेस की परतों को एक-एक करके खोलेंगे। चलिए, शुरुआत एक बहुत ही गहरे विचार से करते हैं। एक प्राचीन ज्योतिषीय ग्रंथ कहता है, सूर्य ही इस संसार की आत्मा है। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि ज्योतिष का ये मूल आधार है। सूर्य को ही जीवन और समय की कैलकुलेशन का केंद्र माना गया है और हमारी सारी गणनाएं वो यहीं से शुरू होती हैं। तो कुंडली बनाने का हमारा ये सफर इन 4 मेन स्टेप्स से होकर गुजरेगा। हम शुरू करेंगे तात्कालिक ग्रह निर्माण से, फिर भाव साधन को समझेंगे, दशा विवेचन से लाइफ की टाइमलाइन को देखेंगे और आखिर में ग्रहों की शक्ति का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ, तात्कालिक ग्रह निर्माण। ये वो एस्ट्रोनॉमिकल फाउंडेशन है जिसके बिना कोई भी ज्योतिषीय कैलकुलेशन मुमकिन ही नहीं है। कुंडली बनाने में हर चीज एक खास वक्त और पृथ्वी पर एक खास जगह से शुरू होती है। तो सबसे पहला काम जन्म की जगह को एस्ट्रोनॉमिकल कोऑर्डिनेट्स में बिल्कुल सटीक तरीके से पिन पॉइंट करना होता है। ये जो तस्वीर है ये पृथ्वी की ग्रिड सिस्टम को दिखाती है। भूमध्य रेखा, ध्रुव, अक्षांश और देशांतर ये वो रेखाएं हैं जो पृथ्वी पर किसी भी जगह को एक कॉस्मिक मैप पर सेट करती हैं। पहला जरूरी कोऑर्डिनेट है अक्षांश। ये पृथ्वी की भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से किसी जगह की उत्तर या दक्षिण की एंगुलर दूरी है। आसान भाषा में कहें तो ये बताता है कि कोई जगह इक्वेटर से कितना ऊपर या कितना नीचे है। और दूसरा कोऑर्डिनेट है रेखांश। ये सिर्फ पूर्व पश्चिम की पोजीशन ही नहीं बताता, बल्कि इसी की वजह से जब भारत में दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है। मतलब ये दुनिया भर में टाइम डिफरेंस तय करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी जगह का अक्षांश और साल का कौन सा समय चल रहा है, ये दोनों मिलकर तय करते हैं कि वहां दिन और रात कितने लंबे होंगे। जैसे 21 मार्च के बाद उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे होने लगते हैं और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। अब एक और जरूरी शब्द समझते हैं, क्रांति, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डेक्लिनेशन। देखिए, अगर अक्षांश पृथ्वी पर हमारी पोजीशन बताता है तो क्रांति आसमान में सूरज की पोजीशन बताती है और ये रोज बदलती है। इसी से हमें पता चलता है कि सूरज हर दिन आसमान में कितना ऊपर या नीचे है। ज्योतिषी किसी भी दिन सूरज की एकदम सटीक स्थिति जानने के लिए ऐसी ही क्रांति सारणी का इस्तेमाल करते हैं जैसी कि सोर्स टेक्स्ट में दी गई है। इससे उन्हें बिल्कुल प्रिसाइज कैलकुलेशन करने में मदद मिलती है। अब एक बात तो हम सब जानते हैं, है ना, कि सूर्योदय हर जगह ठीक सुबह 6 बजे तो नहीं होता। इसीलिए ज्योतिष में एक करेक्शन कैलकुलेट किया जाता है जिसे कहते हैं चर मिनट। यह स्टैंडर्ड टाइम को उस जगह के एक्चुअल सनराइज के हिसाब से एडजस्ट करता है, जो कुंडली की एक्यूरेसी के लिए मतलब बहुत ही जरूरी है। और इसे कैलकुलेट करने के लिए ज्योतिषी उन्हीं 2 मेन कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करते हैं जिनके बारे में हमने अभी-अभी सीखा है, उस जगह का अक्षांश और उस दिन सूर्य की क्रांति। इन दोनों को एक खास फॉर्मूला में रखकर चर मिनट की वैल्यू निकाली जाती है। जैसे हमारे सोर्स टेक्स्ट में इसी फॉर्मूला को यूज करके 6 अगस्त को लखनऊ के लिए 36 मिनट की वैल्यू निकाली गई है। इसका मतलब है कि वहां के लोकल सनराइज को स्टैंडर्ड टाइम से 36 मिनट एडजस्ट किया गया, जिससे कैलकुलेशन और भी ज्यादा सटीक हो जाती है। तो अब हम ये तो जान गए कि जन्म के समय ग्रह आसमान में थे कहाँ, लेकिन सवाल ये है कि हम उन्हें किसी कुंडली के खास भावों या हाउसेज में रखते कैसे हैं। यहीं से कुंडली का असली ढांचा बनना शुरू होता है। तो हमारा दूसरा खंड है भाव साधन। ये हमें बताता है कि आकाश को 12 भावों में कैसे बांटा जाता है, जो असल में जन्म कुंडली की फाउंडेशन, उसकी पूरी संरचना बनाते हैं। देखिए, इस प्रोसेस में कैलकुलेशंस तो कई सारी होती हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी है वो है लग्न का पता लगाना। अब ये लग्न, या जिसे हम पहला भाव भी कहते हैं, ये असल में जन्म के समय पूर्वी आसमान पर जो राशि उग रही होती है वही है। इसे कुंडली की आत्मा भी माना जाता है, क्योंकि यही किसी इंसान की पर्सनालिटी और उसकी जिंदगी की नींव रखती है। अच्छा, एक बार कुंडली का ढांचा तैयार हो गया तो अगला कदम होता है जिंदगी की टाइमलाइन को समझना, और ये किया जाता है दशा विवेचन के जरिए। ज्योतिष में कई तरह के दशा सिस्टम हैं, जिनमें सबसे फेमस है विंशोत्तरी दशा, जो 120 साल का एक साइकिल होता है। हर सिस्टम जिंदगी की घटनाओं को देखने का एक अलग नजरिया देता है।
इससे ये पता चलता है कि कौन से ग्रह का असर जिंदगी के किस पड़ाव पर ज्यादा रहेगा। और अब आता है हमारा आखिरी खंड, ग्रहों की शक्ति का निर्धारण। क्योंकि भाई एक कुंडली में सारे ग्रह बराबर पावरफुल तो होते नहीं, उनके असर को बहुत ध्यान से इवैल्यूएट करना पड़ता है। इस फाइनल स्टेज में कई चीजों का एनालिसिस होता है, जैसे ग्रह एक दूसरे को कैसे देख रहे हैं, जिससे दृष्टि कहते हैं, वो खुद कितने शक्तिशाली हैं, और क्या वो आपस में दोस्त हैं या दुश्मन। इन सब बातों से ही उनकी असली ताकत तय होती है। तो हमने देखा कि कैसे एक कुंडली सिर्फ सिंबल्स का एक रैंडम कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये तो एक डिटेल्ड सेलेस्टियल मैप है, जो एकदम सटीक गणित और खगोलीय नियमों की नींव पर बनाया गया है। ये एक कुंडली का मैथमेटिकल फाउंडेशन है, लेकिन नंबर्स और ग्रहों का ये पूरा फ्रेमवर्क किसी की जिंदगी की कहानी में कैसे बदल जाता है, ये सवाल हमें कैलकुलेशन के कैसे से इंटरप्रिटेशन के क्या की तरफ ले जाता है, जो ज्योतिष के इस सफर का अगला और शायद सबसे दिलचस्प कदम है।